मुख्य संपादक डॉक्टर मजाहिर हसन ने कासेपुर की दिया पवार का संक्षिप्त साक्षात्कार लिया, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। इस विशेष बातचीत में डॉक्टर हसन ने आरक्षण और नारीवाद जैसे अहम मुद्दों पर दिया कई राय जानी। दिया ने बेबाकी से अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज में समान अवसर मिलना जरूरी है, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या महिलाओं के अधिकार। उन्होंने यह भी बताया कि नारीवाद का मतलब पुरुषों के खिलाफ होना नहीं, बल्कि बराबरी की आवाज उठाना है। मेरा नाम दिया पवार है। फादर तो मेरे वैसे हम कहें तो किसान ही हैं और मम्मी जो है मेरी हाउसवाइफ ही है। राजेश प्रधान। Moving forward, our next participant is Diya Pamar. उपस्थित महानुभाव और सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिया पवार, जिला सहारनपुर, संविधान के 75 वर्ष अधिकारों और कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहूंगी। न्याय की ज्योति, समता का सार, कर्तव्यों का अधिकारों संग अंगीकार, लोकतंत्र की अमर पहचान, ये है भारत का संविधान। मैं डॉक्टर मजाहिर हसन, एडिटर इन चीफ द राइजिंग इंडिया न्यूज़ और लीड इंडिया से। अभी तक एक कहावत थी, गुदड़ी में लाल, लेकिन हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि गुदड़ी में लाल ही नहीं, गुदड़ी में लाली भी हो सकती है। अभी हम हैं सहारनपुर के सड़ौली ब्लॉक के कासेपुर में, जहां पर बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, जो हम आपको दिखाएंगे भी। हटके है, सेंटर से, डिस्ट्रिक्ट से हटके है, लेकिन वहां की एक लड़की है रिया पवार। उन्होंने विधानसभा में अभी एक स्पीच दी थी, एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। बड़ा अच्छा बोलती हैं। कहना चाहेंगे जी रिया पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने हमारे इस ज़िले का नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा बोली, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, और आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ तक आने के लिए। एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, मेरा नाम दिया पवार है, दिया। चलिए, अभी हम रिया पवार कह रहे थे, दिया पवार है, लेकिन गुदड़ी की लाली तो है ये। वो भले ही दिया हो या रिया हो, लेकिन वो हमारे ज़िले की भी है और हमारे करीब के गांव की भी है। अच्छा लगता है ये देखकर। तो रिया पवार जी, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। आपका विधानसभा में जो डिबेट था वो किस विषय पर था? में जो स्पीच थी वो संविधान के 75 वर्षों के ऊपर थी, जो हमें विषय दिया गया था। 2 विषय थे जिनमें से हमें एक को चुनना था। दूसरा विषय संविधान के 11 संकल्प थे। तो मुझे अपना सोच और इसके ज़्यादा करीब लगी 75 वर्षों के, तो मैंने इसी को तैयार किया। तैयार करने का हमेशा जो मेरा तरीका रहा है वो यही है कि मैं पहले टॉपिक को, मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है मेरी राइटिंग पे। तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपनी राइटिंग को देती हूँ और उसके बाद फिर उसको याद करना, समझना, पढ़ना आसान हो जाता है। तो फिर पहले इसको तैयार करना, उसके ऊपर रिसर्च करना और उसमें उसको इफ़ेक्टिव बनाना कि वो किस किस तरीके से चीज़ें। लेकिन उसमें आपकी व्यक्तिगत राय भी तो शामिल होती होगी या नहीं? व्यक्तिगत राय तो वो उसको थोड़ा सा, अगर क्योंकि आप जैसा सोचती हैं ऐसा ही लिखती होंगी ना जी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी महिला आरक्षण सरकार के द्वारा लाया गया है, बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन आप क्या इससे सहमत हैं कि अभी सिर्फ एक स्टैंप बन के रह गई हैं औरतें? प्रधानी औरत के नाम से होती है, कर्ता प्रधान है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो औरतें स्वयं हैं। अगर जिस पॉइंट पे हम ये समझना शुरू कर दें कि हम कर सकते हैं, तो फिर खुद ऑटोमेटिक जो है वो सपोर्ट मिलने लगता है। मेरे केस में तो ये थोड़ा सा अलग है कि मुझे सपोर्ट मांगना नहीं पड़ा। मेरी फैमिली सपोर्टिव है और वो समझते हैं, जानते हैं, तो मुझे हमेशा सपोर्ट। वो एजुकेशन की अहमियत जानते हैं जी। तो और वो मुझे भी, मतलब मैं जिस फील्ड में भी काम करने जाती हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करते, वो पहचानते हैं कि शायद ये कुछ अच्छा कर लेगी। और बहुत सी लड़कियों को मैंने अपने साथ वाली जो लड़कियां हैं उनको भी देखा है कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम उनमें ही कोशिश नहीं करना चाहते। तो जब तक हम खुद से ही कोशिश किसी चीज़ की नहीं करेंगे तो ये बहुत गलत है सोचना कि कोई दूसरा हमें सपोर्ट करेगा। और यही चीज़ जो है वो बड़े सिनेरियो पे भी अगर हम इसको लेके जाएं तो ये वहाँ भी लागू हो सकती है कि हमें खुद की मदद पहले खुद करनी होगी, तभी शायद हम समाज से या सरकार से अपेक्षा कर सकेंगे।
आप फेमिनिस्ट हैं या नहीं हैं, ये बताइए। मैं फेमिनिस्ट उतनी नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल पर्सनालिटी को फॉलो करना पसंद करती हूँ। देखिए फेमिनिज्म भी जो है, आज के टाइम में जो फेमिनिज्म चल रहा है उसने औरतों के स्वरूप को ही बदल दिया, तो वो एक बहुत गलत चीज़ है। लेकिन नेचर ने फीमेल और मेल को दो अलग अलग आइडेंटिटी बनाया है। उसमें ज़रूरत है कि अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिले, वरना हमारी शारीरिक संरचना और हमारे जो कर्तव्य हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं, फीमेल और मेल दोनों में। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेवल प्लेइंग फील्ड और अपॉर्चुनिटी, अगर ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास तो फिर कहीं डिफरेंस नज़र नहीं आता। अभी वैसे मैं राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन उससे जुड़ता हुआ एक सवाल है। अभी इलेक्शन हुए थे हमारे लोकसभा में, तो एक मुद्दा बड़ा हावी हुआ था। मुद्दा हावी ये हुआ था कि संविधान बदला जा रहा है आरक्षण की वजह से। तो मैं पर्सनली उस बात को समझ नहीं पाया, ना किसी ने बताया नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए था शायद। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप आर्थिक आरक्षण को सपोर्ट करेंगी या जातिगत आरक्षण को व्यक्तिगत तौर पे? व्यक्तिगत तौर पे मैं इसका जवाब भी देना चाहूँगी। जो ये मुद्दा चला था कि संविधान को बदला जा रहा है, वो दरअसल ये अगर पार्टी का नाम मैं ले सकूँ कि भाजपा का था कि 400 पार, तो उसमें ऐसा ये मिसकंसेप्शन था, बेसिकली ये फैलाया गया। संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, वो उसका पूरा एक प्रोसीजर है 368 के थ्रू। आपको सारी स्टेट्स का आपको बहुमत उसमें चाहिए होता है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, तो सब मिलके संविधान को तभी उसमें इस तरह का कोई बदलाव लाया जा सकता है। और जिस तरह का भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें ये हो पाना असंभव सी बात है। लेकिन दिया पवार जी, आरक्षण जो था, ये जो जातिगत आरक्षण था दलितों के लिए, ये तो 10 साल के लिए था। अभी क्या है कि जो दलित गरीब है वो आज भी गरीब है, जिसका एक बार जो अपर हो गया, बिलो लाइन जो है वो बिलो लाइन है, अपर लाइन पे चला गया वो अपर लाइन पे चला गया। तो क्या अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? देखिए, जातिगत आरक्षण और आर्थिक आरक्षण दोनों के अपने अपने अलग मायने हैं, और हर चीज़ का अपना फ़ायदा भी है तो हर चीज़ का अपना नुकसान भी है। कई लोग इसको पॉलिटिकल एजेंडा से भी जोड़ देते हैं कि ये सरकार इसलिए देती है ताकि उनका वोट बैंक जो है वो साधा जा सके। तो मैं तो इसके दोनों ही के ही पक्ष में मैं तब तक ही अपनी बात रख सकूंगी जब तक इन दोनों का एक फ़ायदा सीधा सीधा दिखाई देता है। पर जब इनका गलत इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी करती है या व्यक्तिगत तौर पे लोग ही इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ये बिल्कुल सीधा इसका गलत ही प्रभाव जाता है। आपकी ज़िंदगी में आपके मम्मी पापा की अहमियत बताइए। ये तो इसमें तो कोई मैं शक कहूँ या क्या कहूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ तो भी इनकी वजह से हूँ। क्योंकि हम लोग बड़े कंजर्वेटिव हैं, हम लोग शायद हमारी मानसिकता आज उतनी खुली नहीं है, उसके बावजूद आपको सब सहूलतें मिल रही हैं, बड़ी बात है। तो मुझे लगता है इसमें आपके मम्मी पापा का रोल बहुत बड़ा हो। जी, बहुत बड़ा है, और स्पेशली मेरे फादर का, मेरे डैडी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि इनसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं है मेरे लिए और इनसे बड़ी मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि इनका हमेशा ही एक पॉइंट रहा है कि अगर मुझे स्टैंड आउट करना है तो मेहनत करूं, नहीं तो फिर जैसे बाकियों की ज़िंदगी चलती जा रही है वैसे एक ज़िंदगी अगर जीनी है तो मेहनत ना करूं। तो इनका मोटिवेशन करने का भी तरीका अलग है, और इनमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सारे व्हीकल ड्राइव कर लेती हूँ, मैं गाड़ी सीखनी रह रही है अभी, वो भी मेरी सीखने की इच्छा है, और उसके लिए भी मुझे बहुत एम्फेसाइज करते हैं मेरी फैमिली। तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं हर वो काम करूं जो मुझे सीखना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए। तो इनका तो सपोर्ट जो है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं लगाई तो सकती। दिया पवार जी से ज़्यादा हम उनके माँ बाप को बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इन हालात में, जो हमारे आसपास के एरिया के हालात हैं, इनको पढ़ने के लिए भी भेजा। तो अभी उनसे भी बात करेंगे। और दिया जी, आपका आगे का प्लान क्या है? मैं एजुकेशन के लेवल पे नहीं, आपने एक जहन बनाया होगा कि मुझे ये बनना है, क्या बनाया है? सिविल सर्विसेज ही था मेरा शुरू से, बहुत छोटी उम्र से ही मैंने इसको, और वो भी मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ था। एक कमिश्नर थे राजस्थान से, तो उनसे हमारे कुछ रिलेशन थे फैमिली के, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी उस टाइम।
जब मैं 4th क्लास में थी, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, तो तब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तब तो मुझे समझ नहीं आया था कि ये वाकई होता क्या है, ये IPS या IFS। तो फिर धीरे धीरे जब इसके बारे में जानना शुरू किया तो उस तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया, और मुझे वो अपनी पर्सनैलिटी से मैच होता हुआ नज़र आया, तो मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ और पढ़ाई भी मेरी। मम्मी पापा क्या करते हैं? फादर तो मेरे वैसे हम कहें तो किसान ही हैं, और मम्मी जो है मेरी हाउसवाइफ ही हैं। फादर मेरे स्कूल भी चलाते हैं, और यही है बस। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका नाम क्या है? राजेश प्रधान। राजेश प्रधान। राजेश प्रधान जी, यहाँ पर हमारा एरिया जो है ये गांव से जुड़ा हुआ है, ज़िले से दूर है, तो आपको अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या मुश्किलें आई या नहीं आई, आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ऐसा ही मुश्किल तो ज़्यादा नहीं आई, क्यों अगर पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। स्कूल है अपना 2014 से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मैं और लोगों से भी कहूँ भाई लड़कियों ने पढ़ाओ। और इससे ये कहूँ कि भाई अगर कुछ करना हो तो मर्जी है, नहीं तो अपनी मम्मी के हिसाब से, जैसे हाउसवाइफ है फिर अपना खाना बनाइए जाके, जहाँ भी जाके, खेती वाले के जाके, जिसके भी जाके। तो यानी कि ये उल्टा हुआ है दिया पवार जी के साथ, जबकि हमारे यहाँ थोड़ा सा नैरो माइंडेड लोग हैं, वो कहते हैं भाई क्या करेगी पढ़ के, लेकिन आपने उल्टा किया कि पढ़ेगी तो कुछ करेगी, नहीं तो अपना जाएगी। तो आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए, और अच्छा लगा, और हमें गर्व होता है कि हमारी बच्चियाँ इतनी आगे बढ़ रही हैं। शुक्रिया। अब माता जी से भी बात करनी पड़ेगी, उन्होंने इतनी अच्छी बेटी को शिक्षा दी है, उन्होंने तहजीब सिखाई है, तो आइए बात करते हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बधाई आपको। कैसा लग रहा है, आपकी बेटी अभी विधानसभा में और बहुत से प्राइज लेकर आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बस जी खुशी तो बहुत हो रही है जी। बेटी ने अच्छा काम किया और मैंने सिखाया भी, बहुत सिखाया। जैसे मैंने हिंदी भी मैंने ही सिखाई इसको। अच्छा, आपकी शिक्षा के बारे में बताइए। हाँ जी, मैंने BA की हुई है। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपकी बेटी बाहर जाती है, डिबेट्स करती है, तो आपको पीछे दिक्कत तो रहती होगी ना, घरों में हमारे दिक्कत रहती है, तो आपने इससे कैसे पार पाया? नहीं जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती। मैं तो ये कहती हूँ काम मैं कर लूँगी, तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। तो अब आपकी बेटी आगे IAS या IPS जो भी बनती है उसके लिए जाना चाह रही है, आपकी सपोर्ट रहेगी या नहीं रहेगी? आप शादी की तरफ जाएंगी अब? नहीं जी, मेरा कोई फैसला नहीं है शादी की तरफ। मैं तो इनके डैडी से भी मना करती हूँ, तुम्हारी लड़की का हाथ खुद मांगने आएंगे घर पे ही, जब अच्छा पढ़ेगी। अभी कुछ